Dear students, BSc Part 3rd, Physical Chemistry, Spectroscopy, Unit number 3rd, Video number 16। पिछले वीडियो में आपने रमन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा, रेले लाइनें, स्टोक लाइनें और एंटी स्टोक लाइनों के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे रमन स्पेक्ट्रा एवं IR स्पेक्ट्रा में अंतर। वैसे तो दोनों ही स्पेक्ट्रा, रमन स्पेक्ट्रा हो या IR स्पेक्ट्रा हो, दोनों ही स्पेक्ट्रा IR क्षेत्र में आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी इनमें कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। रमन स्पेक्ट्रा में कंपन करते हुए अणुओं द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन से प्राप्त होते हैं। रमन स्पेक्ट्रा जो है कंपन करते हुए अणुओं द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन से प्राप्त होते हैं, जबकि IR स्पेक्ट्रा कंपन करते हुए अणुओं द्वारा प्रकाश के अवशोषण से प्राप्त होते हैं। यहाँ पर ये प्रकीर्णन से प्राप्त होते हैं, जबकि ये अवशोषण से प्राप्त होते हैं। रमन स्पेक्ट्रा अणु की ध्रुवणता होने पर ही स्पेक्ट्रम हमें देखने को मिलता है, यानी रमन एक्टिव मॉलिक्यूल्स वे ही होंगे जिनके अणुओं में पोलराइजेबिलिटी पाई जाती है, जबकि IR स्पेक्ट्रा हेतु स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होना आवश्यक होता है। रमन स्पेक्ट्रा में जो है सांद्र विलयनों का उपयोग किया जाता है, जबकि IR स्पेक्ट्रा में तनु विलयनों का उपयोग किया जाता है। चौथा इसमें अंतर है, रमन स्पेक्ट्रा में हम जल को विलायक के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं, जबकि IR स्पेक्ट्रा में जल विलायक के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो ये चार बेसिक डिफरेंस हैं रमन स्पेक्ट्रा और IR स्पेक्ट्रा में। फिर से हम इसको समराइज करते हैं। रमन स्पेक्ट्रा प्रकीर्णन के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं, जबकि ये अवशोषण से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। अणुओं की ध्रुवणता रमन स्पेक्ट्रा में होना आवश्यक है, जबकि IR स्पेक्ट्रा के लिए स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होना आवश्यक है। रमन स्पेक्ट्रा सांद्र विलयन देते हैं, जबकि IR स्पेक्ट्रा तनु विलयन दे देते हैं। हम जल को रमन स्पेक्ट्रा में विलायक के रूप में, सॉल्वेंट के रूप में काम में ले सकते हैं, जबकि IR स्पेक्ट्रा में जल या वाटर जो है एज ए सॉल्वेंट यूज नहीं कर सकते। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ध्रुवणता की अवधारणा या कॉन्सेप्ट ऑफ पोलराइजेबिलिटी। यहाँ पर ये बात आई कि अणुओं में ध्रुवणता होने पर ही स्पेक्ट्रम मिलेगा, तो ये ध्रुवणता क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ पोलराइजेबिलिटी क्या है, या कॉन्सेप्ट ऑफ पोलराइजेबिलिटी है वो ये बताता है कि क्लासिकल थ्योरी ऑफ रमन स्पेक्ट्रम इसके अंतर्गत जो है कवर किया जाता है। कॉन्सेप्ट ऑफ पोलराइजेबिलिटी में यहाँ पर जब किसी अणु पर विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो अणु के इलेक्ट्रॉन एवं न्यूक्लियस विपरीत ध्रुवों की ओर आकर्षित होते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ पोलराइजेबिलिटी में फिर से देखिए, जब किसी अणु पर विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो अणु के इलेक्ट्रॉन एवं न्यूक्लियस विपरीत ध्रुवों की ओर आकर्षित होते हैं। विस्थापन से अणु में ध्रुवणता आ जाती है। ध्रुवणता का मतलब है चार्ज सेपरेशन हो गया, प्लस माइनस जिसको हम कहेंगे, ध्रुवणता आ जाती है एवं प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। अतः म्यू बराबर अल्फा इंटू एफ, ये है समीकरण नंबर 1। म्यू है यहाँ पर प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण, इंड्यूस डाइपोल मोमेंट कितना होगा, अल्फा है अणु की ध्रुवणता कितनी है, और एफ है विद्युत क्षेत्र की सामर्थ्यता कितनी है। हम ये भी जानते हैं समीकरण नंबर 2 के द्वारा कि एफ बराबर होता है एफ नॉट साइन 2 पाई न्यू टी। यहाँ पर एफ नॉट है विद्युत क्षेत्र की सामर्थ्य साम्य अवस्था पर, और न्यू है विद्युत चुंबकीय विकिरणों की आवृत्ति। यदि हम समीकरण 2 का मान 1 में रख देते हैं तो म्यू या प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण म्यू बराबर हमारे पास हो जाएगा अल्फा गुणा एफ नॉट साइन 2 पाई न्यू टी, और समीकरण नंबर 3 प्राप्त होगा। आवृत्ति म्यू वाले विद्युत चुंबकीय विकिरणों को अंतरक्रिया से अणु में डाइपोल मोमेंट प्रेरित हो जाता है, जो उसी आवृत्ति से दोलन करता है। यह रेले प्रकीर्णन को दर्शाता है।
कल भी हमने रेले लाइनों के बारे में पढ़ा कि आपतित विकिरणों की आवृत्ति और प्रकीर्णित विकिरणों की आवृत्ति दोनों समान होती हैं, तो प्राप्त होने वाली लाइनें रेले लाइनें होती हैं। तो सेम वही बात है कि आवृत्ति न्यू वाले विद्युत चुंबकीय विकिरणों को अंतर क्रिया से अणु में डायपोल मोमेंट प्रेरित हो जाता है, जो उसी आवृत्ति से दोलन करता है, तो उसे हम रेले प्रकीर्णन कहेंगे और ये रेले प्रकीर्णन को जो है रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट की हम बात करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट है हमारा, दो पार्ट है, कंपन का प्रभाव और दूसरा है घूर्णन का प्रभाव। कंपन या इफेक्ट ऑफ वाइब्रेशंस क्या होता है? अणु के कंपन से, या हम इस टॉपिक में देखेंगे कि अणु के कंपन से दोनों अणुओं के बीच की दूरी में परिवर्तन यानी विस्थापन x होने से अणु की ध्रुवणता में परिवर्तन होता है। और ये जो अल्फा यहाँ पर है वो समीकरण 4 के द्वारा दिया जाएगा। तो अल्फा को हम लिखेंगे अल्फा इक्वल्स टू अल्फा नॉट प्लस बीटा एक्स अपॉन ए। अल्फा क्या है? साम्य अवस्था पर अणु की ध्रुवणता है, बीटा है कंपन का वेग, और एक्स है विस्थापन, और ए है आयाम। यदि x बराबर हो a sin 2 पाई न्यू न्यू t, समीकरण नंबर 5, तो कंपन की आवृत्ति जो है वो हो जाएगी हमारे लिए, कंपन की आवृत्ति न्यू न्यू है। अब समीकरण 5 का मान समीकरण 4 में रख देते हैं। तो यहां पर इक्वेशन आ जाएगी अल्फा इक्वल्स टू अल्फा नॉट प्लस बीटा ए अपॉन ए साइन 2 पाई न्यू नॉट टी, या ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा इक्वल्स टू अल्फा नॉट प्लस बीटा साइन 2 पाई न्यू टी, समीकरण नंबर 6। समीकरण 6 का मान समीकरण 3 में रखने पर, जैसे हम समीकरण 6 का मान 3 में रखेंगे तो हमारी इक्वेशन समीकरण 7 प्राप्त होगी, जिसको हम लिखेंगे म्यू। म्यू में यहाँ पर हम अल्फा जो था समीकरण 6 का मान 3 में रखेंगे तो म्यू इक्वल हो जाएगा अल्फा नॉट प्लस बीटा साइन 2 पाई न्यू न्यू टी, और एफ नॉट साइन 2 पाई न्यू टी, और इक्वेशन नंबर 7। अब यहाँ पर जो हमें इक्वेशन नंबर 7 प्राप्त हो रही है, इस इक्वेशन नंबर 7 में इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन जब हम इसका करेंगे, पूरा गुणा करेंगे, तो हम यहाँ पर दो पद प्राप्त होंगे। यहाँ पर देखिए जो यहाँ क्रशर है आप इक्वेशन नंबर 7 में, ये इस वाले पोर्शन को आप पहले अल्फा नॉट से गुणा कर दें तो म्यू बराबर अल्फा नॉट एफ नॉट साइन 2 पाई न्यू टी प्राप्त हो जाएगा, प्लस वापस इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो एफ नॉट बीटा साइन 2 पाई न्यू टी डॉट या मल्टीप्लाई साइन 2 पाई न्यू न्यू टी हमें प्राप्त होगा। अब हम ये भी जानते हैं कि 2 साइन थीटा साइन फाई अगर हो तो हम उसको कोस थीटा माइनस फाई माइनस कोस थीटा प्लस फाई लिख सकते हैं, या 2 को इधर भेज दीजिए तो साइन थीटा साइन फाई को हम लिख सकते हैं 1/2 कोस थीटा माइनस फाई माइनस 1/2 कोस थीटा प्लस फाई, यानी एक बार प्लस के रूप में, दूसरी बार में हम उसको माइनस के रूप में लिखेंगे। ये एक हमारे पास फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ देखिए म्यू इक्वल्स टू पहला वाला पोर्शन जो पार्ट है, पद है, इसको हम एज इट इज रख देते हैं, तो म्यू बराबर अल्फा नॉट एफ नॉट साइन 2 पाई न्यू टी, ये एज इट इज रह जाएगा, प्लस यहाँ पर एफ नॉट बी, ये जो है 2 पाई न्यू टी और साइन 2 पाई न्यू टी और साइन 2 पाई न्यू न्यू टी यहाँ पर रखेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 एफ नॉट बीटा, ये कॉमन हो जाएगा, कोस 2 पाई न्यू न्यू माइनस न्यू टी माइनस 1/2 एफ नॉट बीटा कोस 2 पाई न्यू प्लस न्यू न्यू टी, यानी कहने का मतलब एक बार हम प्लस में लिखेंगे इस वाले पद को और एक बार माइनस में लिखेंगे, साथ ही एफ नॉट बीटा दोनों जगह आ जाएगा। इसका जो प्रथम पद है उससे हमें रेले लाइनें प्राप्त होती हैं, सेकंड वाले पद से जो है हमें स्टोक लाइन प्राप्त होती हैं, और थर्ड वाले से हमें एंटी स्टोक लाइनें प्राप्त होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रेरित द्विध्रुव न्यू माइनस न्यू न्यू तथा न्यू प्लस न्यू न्यू आवृत्ति से दोलन करता है, जो
आपतित विकिरणों की आवृत्ति से कम व अधिक है। रमन शिफ्ट न्यू माइनस न्यू न्यू माइनस न्यू इक्वल्स टू न्यू, अर्थात द्विपरमाणु अणु के लिए रमन शिफ्ट उसकी कंपन की आवृत्ति के बराबर होता है। अब आते हैं हम घूर्णन का प्रभाव। यहाँ पर हमने तीन चीजें देख ली, रेले लाइनें, स्टोक लाइन और एंटी स्टोक लाइन। अब हम बात करते हैं यहाँ पर घूर्णन का प्रभाव या इफेक्ट ऑफ रोटेशन। अणु के घूर्णन से उसकी ध्रुवणता में अंतर आ जाता है। अणु के घूर्णन से उसकी ध्रुवणता में अंतर आ जाता है और हम इसको लिखते हैं, वहां पर न्यू न्यू वाइब्रेशन था, कंपन था, यहाँ पर हम R4 रोटेशन यूज करेंगे। तो इक्वेशन 9 में देखिए, अल्फा इक्वल्स टू अल्फा नॉट बीटा डैश पोलराइजेबिलिटी साइन 2 पाई 2 न्यू R, R4 रोटेशन और T इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 9 का मान वापस समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो वही है म्यू इक्वल्स टू जो भी ये मान है उसको अपन एज इट इज रख देंगे, एफ नॉट साइन 2 पाई न्यू टी हम यहाँ पे रख देंगे। वापस आप सेम वही दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 10 में, तो न्यू बराबर आ जाएगा अल्फा नॉट एफ नॉट साइन 2 पाई न्यू टी प्लस एफ नॉट बीटा डैश साइन 2 पाई न्यू टी डॉट या मल्टीप्लाई साइन 2 पाई 2 न्यू आर टी। वही फॉर्मूला लगाएंगे, साइन थीटा साइन फाई को हम लिखते हैं 1/2 कोस थीटा माइनस फाई ब्रैकेट बंद माइनस 1/2 कोस थीटा प्लस फाई। तो जैसे ही हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो समीकरण 10 को हम लिख सकते हैं म्यू बराबर अल्फा नॉट एफ नॉट साइन 2 पाई न्यू टी प्लस 1/2 एफ नॉट बीटा डैश कॉस न्यू माइनस 2 न्यू आर ब्रैकेट बंद टी माइनस 1/2 एफ नॉट बीटा डैश कॉस न्यू प्लस 2 न्यू आर टी। तो यहाँ पर ये तीन चीजें आई हैं। रेले लाइनें प्रथम पद के द्वारा दी जाएगी, रमन लाइन स्टोक लाइनें जो हैं सेकंड वाले के लिए दी जाएगी और एंटी स्टोक लाइन जो है थर्ड वाले के लिए दी जाएगी। यहाँ पर रमन शिफ्ट हम निकालते हैं न्यू प्लस 2 न्यू आर माइनस न्यू, तो 2 न्यू आर, अर्थात यहाँ पर हम फाइनल रिजल्ट ये निकालते हैं कि रमन शिफ्ट का मान जो है अणु के घूर्णन के आवृत्ति का दुगना होगा। रमन शिफ्ट अणु के घूर्णन की जो आवृत्ति होती है उसका दुगना होगा। यदि बीटा या बीटा डैश का मान 0 हो तो समीकरण 8 एवं समीकरण 11 के मान में पद द्वितीय और पद तृतीय शून्य हो जाएंगे। क्यों? बीटा या बीटा डैश का मान 0 होगा तो वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो वो सारे पद 0 हो जाएंगे और उस स्थिति में अपने को फॉर्मूला जो है वो मिलेगा म्यू इक्वल्स टू अल्फा नॉट एफ नॉट साइन 2 पाई न्यू टी, अर्थात केवल हमें रेले लाइनें ही प्राप्त होंगी, स्टोक लाइनें और एंटी स्टोक लाइनें हमें प्राप्त नहीं होगी। ऐसे पदार्थ रमन इनएक्टिव कहलाते हैं। रमन एक्टिव होने के लिए अणु की घूर्णन और कंपन गतियों के कारण जो है इनकी ध्रुवणता में अंतर आना चाहिए, तो ही मॉलिक्यूल जो है रमन एक्टिव होगा, वरना रमन एक्टिव नहीं होगा। हम ये जानते हैं कि H2, N2 और ऑक्सीजन यानी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, या हम यूं कहें डाई हाइड्रोजन, डाई नाइट्रोजन और डाई ऑक्सीजन, ये IR इनएक्टिव हैं। क्यों है? क्योंकि इनका डाइपोल मोमेंट जो है 0 होता है या इनमें कोई द्विध्रुव आघूर्ण नहीं पाया जाता है। हमने पहले ही कहा कि IR एक्टिव मॉलिक्यूल वे होते हैं जिनमें परमानेंट द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है, लेकिन H2, N2, O2 जो है रमन एक्टिव होते हैं क्योंकि कंपन से जो है, वाइब्रेशन से जो है इनमें पोलराइजेबिलिटी जो है प्रेरित हो जाती है, और ये पोलराइजेबिलिटी प्रेरित होने से ये जो हैं रमन एक्टिव हो जाते हैं, या हम ये कहते हैं कि ये रमन स्पेक्ट्रा इनमें जो है देखने को मिलता है। तो बेसिकली दो चीजें निकल करके सामने आई कि दोनों ही जो स्पेक्ट्रा हैं वो IR रीजन के हैं, चाहे वो IR स्पेक्ट्रा हो या रमन स्पेक्ट्रा हो, लेकिन IR स्पेक्ट्रा के लिए किसी भी मॉलिक्यूल में परमानेंट डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। यहाँ पर यदि हम हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के डाइपोल मोमेंट की बात करें तो इन तीनों ही में जो है डाइपोल मोमेंट 0 है। तो डाइपोल मोमेंट ना होने की स्थिति में ये क्या होंगे? IR इनएक्टिव होते हैं। लेकिन जब ये मॉलिक्यूल
वाइब्रेट होते हैं या इनमें कंपन होता है तो कंपन से जो है इनमें ध्रुवणता या पोलराइजिबिलिटी जो है इंड्यूस हो जाती है। या हम यूँ समझें कि जैसे H2 मॉलिक्यूल है तो एक पर आंशिक प्लस आ जाएगा और दूसरे एटम के ऊपर जो है आंशिक माइनस आ जाएगा। कब? जब ये वाइब्रेट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन अब्र किसी एक और थोड़ा सा डिसलोकेट हो जाता है। उस स्थिति में एक पे थोड़ा सा प्लस और एक पर दूसरा जो है लिटिल बिट माइनस आ जाता है और इससे पोलराइजिबिलिटी डेवलप हो जाती है। और ये पोलराइजिबिलिटी जो डेवलप होती है उसके कारण ही ये क्या है, रमन एक्टिव होता है। तो हम कह सकते हैं कि रमन एक्टिव होने के लिए पोलराइजिबिलिटी होना बहुत आवश्यक है। धन्यवाद।